नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर कानपुर बुंदेलखंड फतेह करने के लिए अमित शाह ने डेरा डाल लिया है। 52 सीटों पर जीत का मंत्र दिया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ध्रुवीकरण की भी राजनीति बनाई। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आज सपा के गढ़ में सीएम योगी रहेंगे। कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सदर विधानसभा सीट भाजपा के लिए सबसे अहम। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा। सरेनी विधानसभा में जनसभा को सपा प्रमुख संबोधित करेंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की जाएगी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर एमपी में आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों को रिझाने की कोशिश। संत रविदास जयंती पर प्रदेश भर में जगह जगह आयोजन होंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारी में जुटी। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण के चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड की कमान संभालने के लिए खुद कानपुर में डेरा डाले हुए हैं। कानपुर में ही रात्रि विश्राम किया। बुंदेलखंड के दौरे से लौटने के बाद गृह मंत्री ने एक निजी होटल में पार्टी के दिग्गज नेताओं को बुला लिया। शाम से शुरू हुई बैठक में देर रात तक ये जारी रही। फिलहाल कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों में से 47 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती किसी भी सूरत में इस किले को दरकने से बचाने की है। ऐसे में भाजपा के चाणक्य ने संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश चुनावी प्रभारी, सह प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ एक एक सीट पर सभी बिंदुओं पर रणनीति की तैयारी की है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इन 52 सीटों से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। कानपुर की 3 विधानसभा सीटों पर खासतौर पर चर्चा की गई, जिसमें छावनी, आर्यनगर और सीतामऊ शामिल है। ये तीनों ही विधानसभा भाजपा के पास नहीं है। पिछले चुनाव में इन तीनों विधानसभाओं में मुस्लिम वोटों की पोलराइजेशन ने भाजपा को पराजित किया था और इस बार इन सीटों को पाने के लिए खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह खुद रोड शो और रैली करने मैदान में उतरेंगे। शाह का प्रमुख प्रचार कार्यक्रम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से सटे हिंदू इलाकों में लगाया गया है। मंगलवार को अमित शाह को छावनी में भी चुनाव प्रचार के लिए जाना था, लेकिन व्यस्तता के चलते फिलहाल वो सभा निरस्त कर दी गई। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को कानपुर के कई विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क और पैदल चुनाव करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे साथ यूपी अर्जुन अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, शाह ने जीत का मंत्र यहां पर दिया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ध्रुवीकरण की जो रणनीति है उस पर भी काम करने की बात यहां पर कही है। देखिए, अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया। हालांकि पूरी ताकत उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे प्रमुख का चुनाव रहा हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, उसमें भी सक्रिय रहे हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो जो बुंदेलखंड यानी जो कानपुर से लेकर झांसी तक जो बुंदेलखंड आता है, वो पूरी तरीके से 52 सीटें हैं और 52 सीटों को वापस पुनः पाने के लिए जिसमें 47 सीटें भाजपा के कब्जे में है। तो ऐसे में अमित शाह चाहते हैं कि पूरी की पूरी 47 सीटें वापस आ जाए, भले बढ़े न तो फिर घटे भी ना। तो ऐसे में ये अमित शाह आज कानपुर देर रात पहुंचे और वहां पर एक निजी होटल में वो रुके भी है और तमाम जो पार्टी के बड़े दिग्गज लोग हैं उनके साथ बैठक भी की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ और हर एक एक सीटों पर कहीं न कहीं एक रणनीति बनाई गई है। भाजपा चाहती है कि जो अगर इस मामले में कहीं डैमेज कंट्रोल रहा हो तो उसे भी पूरा किया जाए। हालांकि इस मामले में स्वतंत्र देव सिंह पहले नंबर पे दिखे कि वो जो भी किसी से नाराजगी रही है, दावेदार के बीच में रही, टिकट बंटवारे को लेकर रही है, तो उसे कानपुर से लेकर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अधिकारी जो मानवेंद्र सिंह है उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि नाराज अतुल टावर को नेताओं के साथ साधने की पूरी तरीके से सम्मान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में वो पूरी तरीके से अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब बात आ जाती है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की, जो हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बनाई गई जो रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें कानपुर की 3 विधानसभा सीटें शामिल, जिसमें खासतौर पर इसमें भी चर्चा की गई है। हालांकि सीछामऊ इसमें भी शामिल है, आयरनगर और छावनी, ये 3 विधानसभा जो मुस्लिम बाहुल है, जिसमें ध्रुवीकरण करके भी भाजपा जाती है कि कहीं ना कहीं ये सीटें वापस आ जाए। तो ऐसे में आज शहर के देखिए, आज अमित शाह खुद घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, रोड शो भी करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है और अमित शाह कानपुर के कई विधानसभा में जो घर घर है, खास खास इलाके हैं,
उसमें जाके जनसंपर्क करेंगे, पैदल चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, लेकिन सबसे खास बात है कि कानपुर और कानपुर देहात, वही झांसी, ये जो तमाम बुंदेलखंड आता है, इसमें कहीं न कहीं बुंदेलखंड को कॉरिडोर के नाम से जो जाना जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने देश में 2 ही कॉरिडोर बन रहा था, जिसमें एक उत्तर प्रदेश में दिया, वो भी बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की स्थिति बहुत खराब रही है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, और उत्तर राज्य सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश में बसपा की गवर्नमेंट हो, चाहे सपा हो या भाजपा हो, अलग अलग बड़े बड़े पैकेज बुंदेलखंड को दिए गए। बुंदेलखंड बहुत पीछे रहा है और पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसा है। तो ऐसे में बुंदेलखंड को बुंदेलखंड में कॉरिडोर देना, रोड वहां पे हाईवे निकालना और बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रुझान बराबर रहा है। तो ऐसे में अब अमित शाह उस बात को भी साधेंगे कि कहीं न कहीं हमने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाया। तो इस बात को लेकर विपक्ष ने भी कई बार जो सरकारें रही हैं वो भी साधने की कोशिश करेंगे। बुंदेलखंड में क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं और उसमें सबसे ज्यादा सीटें होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के पास 47 सीटें हैं। अब अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री ने हर जिले में दौरे किए हैं और आज भी कई कानपुर सहित फतेहपुर में भी इनके दौरे रहेंगे, रोड शो भी रहेगा, घर घर जाके वोट मांगेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जहां पर डैमेज है वहां पर डैमेज कंट्रोल भी करते नजर आएंगे और अमित शाह इस पूरी बुंदेलखंड को साधने के लिए अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है। और बड़े नेता जो उनके हैं, चाहे वो सत्यदेव सिंह हो या संगठन मंत्री सुनील बंसल हो और तमाम लोग जो चुनाव प्रभारी हैं, वो सभी लोग आज कानपुर में रहकर कहीं न कहीं पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर इस बार चुनाव में सदर विधानसभा सीट भाजपा के लिए सबसे अहम है। 1991 में पहली बार भाजपा यहां से विजयी हुई थी और बनवारी लाल दोहरे विधानसभा पहुंचे थे। वर्ष 1993 और 1996 में भी बनवारी लाल दोहरे यहां से विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे। दोहरे को वर्ष 2002 में कल्याण सिंह ने हराकर सपा के लिए खाता खोला था। वर्ष 2007, 2012 और 2017 में सपा के अनिल दोहरे यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को यहां पर बोरिंग मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस बार चुनाव में सदर विधानसभा सीट भाजपा के लिए सबसे अहम है। 1991 में पहली बार भाजपा यहां से विजयी हुई थी और बनवारी लाल दोहरे विधानसभा पहुंचे थे। वर्ष 1993 और 1996 में भी बनवारी लाल दोहरे यहां से विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे। दोहरे को वर्ष 2002 में कल्याण सिंह ने हराकर सपा के लिए खाता खोला था। वर्ष 2007, 2012 और 2017 में सपा के अनिल दोहरे यहां से चुनाव जीतते आ रहे और इस बार भाजपा अनिल दोहरे के खिलाफ सदर सीट से असीम अरुण को उतारा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, सपा के गढ़ में योगी हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज बोर्डिंग मैदान में दोपहर 3:45 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार देर शाम जनसभा की सुरक्षा व्यवस्था का डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी प्रशांत वर्मा ने जायजा लिया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव अब में लोगों ने मतदान करना शुरू कर दिया है, तो अपने अपने सपोर्टर अपनी अपनी पार्टी को वोट करने लगे हैं। मुद्दा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए पिछली चुनावों के दौरान अभी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहे हो, और चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे किए हैं। हालांकि जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, बेरोजगारी और इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की, महिला सुरक्षा के लिए बात की है, सशक्तिकरण के लिए बात की है, रोजगार की बात की है। तो इस तरीके से आज सपा के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और वहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करने में अपनी पूरी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बार
भाजपा ने जो है पूर्व आईपीएस पर भी दांव खेला हुआ है, असीम अरुण पर। देखने वाला ये होगा कि अब मुकाबला ये दिलचस्प हो जाएगा कि सीएम योगी असीम अरुण के साथ ही भाजपा के अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ जनता अब पिछले कार्यकाल पूरा देखा जाए जो योगी आदित्यनाथ का रहा है उसमें कितना संतुष्ट है, कितना संतुष्ट नहीं है, किन किन मुद्दों पर अब चुनाव होने हैं, और ये तो जनता अब पिछली बार से लगातार देख ही रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किन किन चीजों को लेकर चुनाव में अपने वोट डालेगी और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता की चाबी सौंपेगी या फिर सरकार बदलेगी। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो ज़मीनी हालात हैं, अगर उनकी बात करें तो बीजेपी के लिए कई चुनौतियां इस बार देखने को मिल रही हैं, चाहे वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की सीट की बात की जाए या फिर कई और अन्य मुद्दों की। तो इस बार किस तरीके से रणनीति पर योगी आदित्यनाथ काम करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए अंशुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सुशासन की बात करते हुए नजर आते हैं, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की बात करते हुए आते हैं, माफियाओं पर बुलडोजर जो चलाया है उसकी बात करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हैं। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तब गुंडे माफिया ये पूरी तरीके से हावी रहते हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को बताते रहते हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कब्रिस्तान, अब्बाजान, पाकिस्तान, इन तरीके की चीजों को पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस रहता है। साथ ही साथ अभी लगातार जो एक मुद्दा हिजाब जिस तरीके से मुद्दा बनाया हुआ था तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर ट्वीट भी किया हुआ है, गजवाए हिंद पर भी बातचीत करी है। तो इन तमाम सिनेरियो को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपना हिंदुत्ववादी एक बड़ा चेहरा लेकर चलते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस तरीके की बात करती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता को बताते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जनता वोट करेगी। अंशुल, चलिए, तो जिस तरीके से अगर देखा जाए वहां पर जो हालात बन रहे हैं, सेंधमारी वहां पर की जा रही है, लोगों का क्या इस बार रुझान है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक पंडित कहे जाते हैं उन्हें भी इस बार पता नहीं लग पा रहा है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही बात है अंशुल। देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जनता बेहद कंफ्यूज नजर आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है और लगातार जो विकास की बात है उस पर जोर देते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने पुराने कामकाज को गिनाने की कोशिश की है कि उन्होंने जिस तरीके से डायल 100 चलवाई थी, एम्बुलेंस की सुविधा दिलाई थी, आगरा एक्सप्रेसवे को बनवाया था और तमाम जो इस तरीके की चीजें थी, पेंशन योजना को बढ़ाया था। तो इस बार भी उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो लगाया हुआ है उसमें भी 22 प्रमुख जो बिंदु हैं उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। अब तो ये मतलब जनता यहाँ पर बेहद कंफ्यूज नजर आती है कि नेताओं की बयानबाजी, उनके द्वारा किए गए जो वादे हैं उन पर कितना कभी इधर जाती है जनता, कभी उधर जाती है, तो बेहद कंफ्यूज है अब। लेकिन हालांकि देखा यह भी जा सकता है कि जो जिसका कोर वोटर है वो तो अपने सपोर्टर के साथ, अपने जो है पार्टी के साथ लगा रहता है, लेकिन जो किसान है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि किसान निर्णायक भूमिका भी इस बार निभाने में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। अंशुल, तो देखने वाली बात है कि 2022 में किस तरीके से किधर ये हवा चलने वाली है। अंशुल, बिल्कुल अवरल, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर हम आपसे जानकारी देते रहेंगे। तो सपा के गढ़ में योगी आज विपक्ष को घेरेंगे, डीएम ने सभा स्थल का जायजा भी लिया। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर रायबरेली में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनावी मैदान में पहुंच चुकी हैं। मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इसी क्रम में आज रायबरेली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे और उस दौरान वो सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जहां अखिलेश यादव करीब 11:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सरेनी विधानसभा पहुंचेंगे, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। अभी हाल ही में देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऊंचाहार विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए सपा पर निशाना साधा था। वहीं अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रहे हैं। आज अखिलेश यादव सरेनी विधानसभा से देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं
हरचंदपुर विधानसभा से राहुल लोधी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। तो सोनिया के गढ़ में अखिलेश नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा आज है और अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अविरल, सोनिया के गढ़ में अखिलेश, रायबरेली दौरे पर आज अखिलेश यादव रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी देखिए अंशुल, आज रायबरेली में जो मतदान होना है, चौथे चरण का मतदान होना है, उसके लिए पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि पार्टियां पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी आज 11:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। सरेनी विधानसभा जो है वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे कि 2022 में यदि समाजवादी पार्टी आती है तो उन्हें कितने सारे फायदे होने वाले हैं और उन फायदों से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जिस तरीके से विकास का मॉडल भी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। और इस बार जो मुख्य बिंदु है, जो बिजली का मुद्दा लगातार लगाया हुआ है कि 300 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं जनता का रुझान देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपनी जो है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की जो कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाने की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो अब अखिलेश यादव जिस तरीके से आज अपनी जो जनसभा है उसको संबोधित करते हुए 2022 में विधानसभा चुनावों की जीत की चाबी कैसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए, इस तरीके के जीत के मंत्र भी देंगे। हालांकि अखिलेश यादव लगातार जमीन पर उतर कर जनसभा कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये बताया जा सके कि सुशासन भी वो देने का काम करेंगे। विकास का मॉडल अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो अखिलेश यादव ने प्रस्तुत किया। इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो जनता को बताएंगे और उनके कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में जिस तरीके से मेट्रो की बात की जाए और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की बात की जाए, तो इस तरीके से जो भी अपने विकास कार्य हैं वो पूरी तरीके से बताने का काम करेंगे। और जो सोनिया का गढ़ कहा जाता है, वहां पर अखिलेश यादव अपना पूरा वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे अंशुल इस बार। बिल्कुल, तो ये सोनिया का इलाका कहा जाता है रायबरेली, वहां से उन्होंने भी ये चुनाव जो है वो लड़ा हुआ है। लेकिन इस बार अगर रायबरेली की बात की जाए तो जनता का क्या रुझान रहेगा इस बार? जी देखिए अंशुल, सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जनता अब मुद्दों पर वोट करती है और जनता ने पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछले कार्यकाल से समझने की कोशिश की है कि जो विकास करेगी पार्टी उसको ही वोट करना है। क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए, भाजपा जब आई थी तो मोदी लहर, जो मोदी मैजिक चला था कि अब की बार भाजपा सरकार, ऐसे नारे लगाए गए थे, केवल विकास की बात की गई थी कि सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता के मन में भी विकास को लेकर एक जो है बनी हुई थी, छवि बनी हुई थी कि लोग हमारे प्रदेश का विकास करेंगे, तो विकास के नाम पर वोट पड़ा था। हालांकि कई बार अब ये भी देखा जा सकता है कि जातियों के आधार पर भी वोट लोग डालने में भरोसा रखते हैं। तो अगर देखा जाए कि पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम में भी लगातार आरएलडी के समर्थक जो भी हैं वो जयंत चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। और वहां पर जो गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर भी गठबंधन भी जो है बेहद मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा कर सकता है। लेकिन अब देखने वाले, हालांकि बीजेपी लगातार आश्वस्त ये रहती है कि उसका जो वोट है वो विकास के नाम पर आता है और बेहद बेहतर तरीके से वो 2022 में भी चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा का। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अब पूरी तरीके से सोनिया के गढ़ में जो है सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विकास का मॉडल भी अखिलेश यादव प्रस्तुत करेंगे। और जनता भी अब चाहती है पूरी तरीके से कि चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी है। लेकिन इसके लिए दोनों प्रमुख दलों ने इसे लेकर नई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन 2023 के चलते अभी से जातिगत समीकरण जमाने लगे हैं। आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों को रिझाने की कोशिश रहेगी। इसीलिए संत रविदास जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दलित वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। प्रदेश भर में दोनों दलों द्वारा जगह जगह आयोजित कराने की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा सरकार इस बार रविदास जयंती ग्राम पंचायत स्तर तक मनाएगी और इसके लिए सत्ता और संगठन दोनों को एक साथ जोर लगा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई हैं।
इन सीटों के अलावा दलित वर्ग के वोटर अन्य सीटों पर भी असरदार है, इसलिए दलित वर्ग पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनकी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए बीजेपी को सत्ता हासिल नहीं हो सकी थी। 2013 की तुलना में अनुसूचित जाति वर्ग की 10 सीटों का नुकसान हुआ था। 28 से सीटें घटकर 18 पर आ गई, इसलिए भाजपा दलित वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं कांग्रेस भी रविदास जयंती के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 16 फरवरी को सागर में रविदास जयंती पर विशाल सभा को संबोधित करेंगे। दलित वोटरों पर फोकस इस बार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में दलित वोटरों पर फोकस देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित वोटर्स पर फोकस अभी से दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दिया है। आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग को रिझाने की कोशिश में दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। एमपी में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, चाहे वो जमीन मजबूत करने की बात हो, बूथ स्तर पर जाने की बात हो या फिर जनता के बीच में मुद्दे ले जाने की बात हो। इन सब में एक बड़ा मुद्दा और निकलकर सामने आ रहा है कि अब दोनों ही पार्टियां दलित वर्ग को साधने में जुटी हुई हैं। जी अंशुल, मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों को साधने के लिए दोनों ही जो राजनीतिक पार्टी है वो जमीनी स्तर पर उनके जो काम हैं वो शुरू हो गए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दलित वर्ग यानी बात की जाए रविदास जयंती 16 फरवरी को मध्य प्रदेश में पूरे देश में रविदास जयंती है और रविदास जयंती को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी समीक्षा बैठक किए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में जिला स्तर की बात की जाए और ग्राम पंचायत स्तर की बात की जाए तो दोनों ही जगह जो रविदास जयंती है बड़े धूमधाम से मनाई जाए। और साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी द्वारा यानी सत्ता और संगठन का जो तालमेल है वो भी अब देखने को मिल रहा है। यानी देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी वो भी जमीनी स्तर पर लगी है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो रविदास जयंती है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और वहीं बात करें प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार द्वारा भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो रविदास जयंती है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाए। कांग्रेस की यदि चर्चा की जाए तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वो रविदास जयंती के दिन सागर पे एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जहां पर जो कमलनाथ है वो पहुंचेंगे और तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। देखें मध्य प्रदेश में राजनीति की गति यदि देखी जाए तो अब आदिवासी वर्ग के बाद दलित वर्ग पर पूरा फोकस अब दोनों ही राजनीति पार्टी कर रही। क्योंकि 2023 की बात की जाए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी लगातार बूथ अभियान चलाई थी, उसके बाद बात की जाए समर्पण निधि अभियान चला रही, लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे तो डायरेक्ट संबंध बनाने की कोशिश कर रही पार्टी और साथ ही जो आम जनता है उनके बीच में जाने की भी लगातार तमाम अभियान चला के जो बीजेपी पार्टी वो करते नजर आ रही है। कांग्रेस की यदि बात की जाए तो जन जागरण अभियान, घर घर चलो अभियान, इस तमाम जो अभियान निकाल के कांग्रेस पार्टी भी आम जनता के बीच में जा रही है और जो जमीन है वो बनाने की तैयारी कर रही। क्योंकि 2018 के आंकड़ों की नजर डाले तो 2018 में दलित वोटरों पर बीजेपी पार्टी को करीब 10 सीटों का नुकसान हुआ है। तो अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती, जिसके चलते पूरी बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो अब दोनों ही जो पार्टी है वो दलित वर्ग को साधने में जुट गई है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।